वर्ड है कॉन्फिडेंस। हम सब उसका मतलब जानते हैं। जब भी हम कोई टास्क करते हैं या किसी से करवाते हैं तो कॉन्फिडेंस का होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो टास्क अच्छे से हो पाएगा। लेकिन क्या हो अगर यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो होता है डिजास्टर, यानी कि महाविनाश। नमस्कार साथियों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का, एक ऐसा शिप जिसे सपनों का शिप कहा जाता था, एक ऐसा शिप जिसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता। RMS टाइटैनिक 2000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ अपने पहले सफ़र पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अटलांटिक महासागर से होता हुआ न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। टाइटैनिक का ये सफ़र लगभग 5509 किलोमीटर का था, लेकिन अपनी सफ़र से लगभग 745 किलोमीटर पहले ही ये कभी ना डूबने वाला जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये जानने से पहले हम इस जहाज के बारे में समझते हैं। RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, ID नंबर 131428। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इसे बनाया था। 31 मार्च 1909 को 3000 से ज़्यादा लोगों की टीम ने इसे बनाना शुरू किया और तकरीबन 26 महीने बाद यानी 31 मई 1911 को टाइटैनिक बन के तैयार हुआ। टाइटैनिक पर डेली लगभग 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला का इस्तेमाल किया जाता था और डेली लगभग 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। इस कोयले से बनने वाले धुएं को बाहर निकालने के लिए टाइटैनिक पर 4 चिमनियां लगी हुई थी। इन चारों में से केवल 3 चिमनियां ही फंक्शनल थी, 3 ही काम करती थी। चौथी चिमनी को टाइटैनिक के बैलेंस के लिए और वेंटिलेशन के लिए और शो के लिए बनाया गया था। ये जहाज इतना बड़ा था कि अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये अपने ज़माने की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी बहुत ऊंचा होता। लेंथ में 269 मीटर था और हाइट में लगभग 53 मीटर। इस जहाज में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, हीटेड स्विमिंग पूल, रॉयल स्टेयरकेसेस, इलेक्ट्रिक एंड टर्किश बाथ, एक जिम, 2 बार्बर की शॉप, एक लाइब्रेरी, 4 रेस्टोरेंट, 840 रूम्स, 9 डेक्स, यहाँ तक कि इसका अपना खुद का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अटलांटिक डेली बुलेटिन। यही सब रीजंस थे कि टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट उस जमाने में आई थी $7.5 मिलियन। इन्फ्लेशन को ऐड करके चलें तो आज ऐसा शिप बनाने की कीमत आएगी लगभग $200 मिलियन। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 16 अरब रुपए से भी ज्यादा। ये तो बात हुई लग्जरी के बारे में, लेकिन इस जहाज को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता था इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अब चलते हैं उस सफर की तरफ जिसे टाइटैनिक कभी पूरा ही नहीं कर पाया। जैसे जैसे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ता जाता है उसे आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। ये वार्निंग्स मिलना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। समुद्र के रास्ते में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ मौजूद होते हैं जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। सभी जहाज एक दूसरे को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ आइसबर्ग मौजूद है, इसलिए थोड़ा आराम से आगे बढ़ना है। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक की स्पीड बिल्कुल कम नहीं की जाती। हाँ, इसके डायरेक्शन को 1-2 बार ज़रूर मोड़ा जाता है और ये जहाज़ अपनी अच्छी खासी स्पीड पर अटलांटिक महासागर में बेखौफ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। अपने सफ़र के 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को फिर से ढेर सारी आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं, लेकिन टाइटैनिक के सीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन वार्निंग्स को ज़रा सा भी सीरियसली नहीं लेते, बल्कि अपने क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक की स्पीड को फुल करने के लिए बोल देते हैं। जहाज के ऊपरी हिस्से पर एक जगह होती है जिसे क्रूज नेस्ट कहते हैं। किसी न किसी मेंबर को हमेशा वहां बिठा के रखा जाता है ताकि वो ये देख सके कि जहाज के सामने कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिससे जहाज को बचाना है। रात 11:40 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक क्रू मेंबर इस क्रूज नेस्ट में बैठा था। अचानक से वो देखता है कि उसके सामने एक बर्फ का पहाड़ यानी आइसबर्ग है। जल्दी से क्रूज नेस्ट में लगी बेल को बजाता है। इस बेल का मतलब है कि कोई खतरा है। उसके बाद जल्दी से कॉल करता है और बताता है कि सामने एक आइसबर्ग है, तुरंत से टाइटैनिक की डायरेक्शन को चेंज करो। मैसेज मिलते ही क्रू मेंबर्स में खलबली मच जाती है। जहाज की स्पीड कम करने की कोशिश की जाती है, जहाज का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि टाइटैनिक की स्पीड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी और रिएक्शन टाइम बहुत कम था, मात्र 37 सेकंड्स के अंदर ये जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक और बड़ा था कि इतने बड़े शिप के अंदर बैठे लोगों को भी इसका वाइब्रेशन साफ तौर पर महसूस होता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लेंथ में तकरीबन 400 फीट था और सी लेवल से करीब 100 फीट हाइट पर था। आइसबर्ग के साथ ये एक्सीडेंट टाइटैनिक के बो वाले हिस्से पर हुआ था। अब बो कौन सा हिस्सा होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
करीब करीब 10 से 12 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग से घिसटता चला गया, जिससे इसकी बॉडी में कई सारे होल्स हो गए, जिसमें से होकर पानी बहुत तेजी से अंदर आने लग गया। सीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज मिलकर इस शिप का मुआयना करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं और इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, इस एनालाइज पर पहुंचते हैं कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो टोटली शॉक हो जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। पर ये क्या, इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने तो कुछ और ही कहा था। उन्होंने कहा था ये शिप तो अनसिंकेबल है, कुछ भी हो जाए ये शिप कभी डूब नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, कंपनी ने भी बहुत कुछ सही कहा था, क्योंकि इस शिप के कुछ सेफ्टी फीचर्स इस तरह के बनाए गए थे कि सच में ये अनसिंकेबल ही था। पहला सेफ्टी फीचर था कि इस जहाज को बनाने के लिए डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। हल जो होता है वो जहाज की बेस बॉडी होती है। यहाँ डबल बॉटम हल से मतलब है कि 2 लेयर लगी हुई हैं। एक्सीडेंटली अगर एक लेयर ब्रेक हो जाती है, ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है, तो सेकेंड लेयर संभाल लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइसबर्ग से जो टक्कर हुई थी टाइटैनिक की, ये साइड वाले हिस्से पे हुई थी, वहां तो सिंगल लेयर लगी थी, इसलिए ये डबल बॉटम हल कुछ काम नहीं आया। एक और कमाल का सेफ्टी फीचर था कि जहाज की मेन बॉडी को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। अगर एक्सीडेंटली 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाते हैं तो जहाज को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्सीडेंट हुआ था टाइटैनिक का आइसबर्ग के साथ में, उसमें 16 में से 5 कंपार्टमेंट्स पानी से पूरी तरह भर गए थे। इसका मतलब गड़बड़। इन शॉर्ट दोस्तों, वक्त पर ना तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स काम आए और ना ही डबल बॉटम हल। इस टकराव के 20 से 25 मिनट बाद रेडियो के थ्रू डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जाते हैं अपने आसपास के जहाज़ों को, ताकि कोई जहाज इन सिग्नल्स को कैच करे और मदद के लिए आगे आए। रात लगभग 12:20 आरएमएस कारपेथिया नाम का एक जहाज इन सिग्नल्स को कैच करता है और डूबते टाइटैनिक को बचाने के लिए चल देता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 105 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर भी चलकर आता, तब भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगता। अब सवाल ये कि क्या अगले 3 घंटे टाइटैनिक सर्वाइव कर पाएगा? इस दौरान पैसेंजर एकदम श्योर थे, क्या हुआ अगर हम एक आइसबर्ग से टकरा गए तो? ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन क्रू मेंबर्स जो थे वो सच्चाई को जानते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए हवा में रॉकेट जलाकर और कई सारे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं ताकि कोई जहाज इनको देखे और हमें बचाने आए। टकराव के करीब 1 घंटे बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि लाइफ बोट्स को उतारा जाए और पैसेंजर्स को निकाला जाए। लाइफ बोट यूज करने का एक प्रोटोकॉल होता है और वो ये कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया जाता है। क्रू मेंबर्स बखूबी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे जहाज में पानी भरता गया, जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा पानी से ऊपर आ गया। जब ये कंडीशन पैदा हुई तो यात्रियों में जबरदस्त भगदड़ मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए आपस में लड़ने तक लग गए। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों, आधी रात को बीच समुद्र में 2000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पर उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। रात करीब 2:10 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन टाइटैनिक पर अब भी 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था और वो अपनी अपनी जगह पर बने रहे। रात 2:20 जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे अटलांटिक महासागर की गहराइयों में दफन हो जाता है। 2 घंटे 40 मिनट लगे इस अनसिंकेबल जहाज़ को हमेशा हमेशा के लिए डूबने में। जहाज पर मौजूद लोगों में से जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो टाइटैनिक के साथ ही डूब गए और जिनको तैरना आता था वो भी मारे गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतने कम तापमान पर किसी भी इंसान को या तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो सकती है। कहने का मतलब ये कि इस कंडीशन में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सर्वाइव कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि -2 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे था? इस टेम्परेचर पर तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बात सही है, लेकिन ये लागू होती है प्लेन वाटर पर। समुद्र का जो पानी होता है बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही खारा होता है और खारे पानी को फ्रीज करने के लिए और ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ये -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होता है। सुबह 4 बजे के आसपास आरएमएस कारपेथिया जहाज उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां टाइटैनिक डूबा था। जो लोग लाइफ बोट्स में थे उनको ये जहाज बचा लेता है। बाकी वहां का नजारा कुछ ऐसा था। टाइटैनिक पर कितने लोग सवार थे और उनमें से कितने सरवाइव कर पाए और कितनों ने अपनी जान गंवाई, इसे एक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझते हैं। टाइटैनिक पर जितने पैसेंजर सवार थे उनको टिकट की कीमत के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के बारे में।
क्लास में 6 बच्चे थे, 5 को बचा लिया गया, लॉस्ट 1। सेकंड क्लास में 24 बच्चे थे, 24 के 24 को बचा लिया गया, लॉस्ट 0। थर्ड क्लास में 79 बच्चे थे, 27 को बचा लिया गया, लॉस्ट 52। अगर महिलाओं की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास में 144 महिलाएं थीं, जिनमें से 140 महिलाओं को बचा लिया गया, लॉस्ट 4। सेकंड क्लास में 93 महिलाएं थीं, 80 महिलाओं को बचा लिया गया, लॉस्ट 13। थर्ड क्लास कैटेगरी की अगर बात की जाए महिलाओं में तो 165 महिलाएं थीं, 76 को बचा लिया गया, 89 लॉस्ट। कुछ क्रू मेंबर भी थी महिलाएं, 23 थी, 20 को बचा लिया गया, 3 लॉस्ट। पुरुषों की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास कैटेगरी में 175 पुरुष थे, 57 बचा लिए गए, 118 लॉस। सेकंड क्लास में 168 थे, 14 बचा लिए गए, 154 लॉस्ट। थर्ड क्लास कैटेगरी में 462 पुरुष थे, 75 को बचा लिया गया, 387 लॉस। और क्रू मेंबर्स की बात की जाए अगर पुरुषों में 885 थे, उनमें से 192 को बचा लिया गया, 693 लॉस। ओवरऑल अगर बात की जाए तो टाइटैनिक पर 2224 पैसेंजर एंड क्रू मेंबर थे, जिनमें से 710 को बचा लिया गया, सरवाइव कर गए, जबकि 1514 लोग सरवाइव नहीं कर पाए, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मिल्विना डीन इस दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 ईयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब ये हादसा हुआ तब ये शिप पर सबसे यंगेस्ट पैसेंजरों में से एक थी, बल्कि सबसे यंगेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम इनकी एज थी मात्र 2 महीने। वीडियो के शुरू में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात कही थी। क्या थे ये ओवर कॉन्फिडेंस, आइए देखते हैं। पहला, टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी, लेकिन जब इसने अपना सफर शुरू किया तो इसमें केवल 20 लाइफ बोट्स, 20 लाइफ बोट्स रखी गई। इसके पीछे कंपनी का रीजन था कि ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से टाइटैनिक की लुक खराब हो जाएगी। बताइए, ये कोई सेंस वाली बात हुई? दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इन लाइफ बोट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए सफर शुरू होने से पहले एक मॉक ड्रिल रखी गई थी क्रू मेंबर्स की कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है लाइफ बोट्स को। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने ये कह के कैंसिल करवा दिया इस मॉक ड्रिल को कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है ना, ऐसी कोई इमरजेंसी आने वाली तो है नहीं, तो इस फिर मॉक ड्रिल की जरूरत क्या है। तीसरा, अगर 30 सेकंड पहले वो आइसबर्ग दिख जाता तो ये डिजास्टर होता ही नहीं, लेकिन जो बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा था वो दूर तक नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई दूरबीन ही नहीं थी। पता चला कि वो दूरबीन किसी लॉकर रूम में बंद है और उसकी की जो है वो गुम हो गई है। इस इंसिडेंट के बाद में इस डिजास्टर के बारे में जानने के लिए ढेरों इंक्वायरियां की गई और जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए उसने सबको हैरान करके रख दिया। आप पूरी तरह शॉक हो जाओगे अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक के बिल्कुल पास में था, मात्र 37 किलोमीटर दूर था। जी हां, ये बात सच है और जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के लगभग 1 घंटे पहले आइसबर्ग्स के बारे में आखिरी वार्निंग इसी जहाज ने दी थी टाइटैनिक को। उसके कुछ देर बाद इस जहाज के ऑपरेटर ने अपना रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर दिया और ये जहाज खुद रात भर के लिए रास्ते में रुक गया। ये आगे नहीं बढ़ना चाहता था क्योंकि चारों तरफ आइसबर्ग से खतरा था। क्योंकि इस जहाज का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ था, इसलिए टाइटैनिक ने जितने भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे थे उनमें से किसी को ये रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन ये जहाज तब भी मदद के लिए नहीं पहुंचा जब टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स ने हवा में रॉकेट्स जलाए थे। इस SS कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इस घटना के बारे में बताया, तो कैप्टन ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, टाइटैनिक पर एक से एक अमीर लोग सफर करते हैं, ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो लोग पार्टी करने लग रहे हैं, मस्ती करने लग रहे हैं। एक और बहुत बड़ी गलती या कहें बहुत बड़ी मानवीय भूल हुई थी रॉबर्ट हिचन से। ये बंदा टाइटैनिक की स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद था और हड़बड़ाहट में इसने शिप को लेफ्ट की जगह राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम केवल 37 सेकंड का था। 37 सेकंड के बाद टाइटैनिक जाकर आइसबर्ग से टकरा गया। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भी है कि इतनी सारी वार्निंग्स मिलने के बाद भी उन्होंने जहाज की स्पीड जरा सी भी कम नहीं कर पाई। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के MD जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन को इंसिस्ट किया था कि इस जहाज की स्पीड जरा सी भी कम नहीं की जाए ताकि ये जहाज अपनी मंजिल तक तय समय से बहुत पहले पहुंच सके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। इस हादसे के बाद सालों तक इस शिप को ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 73 ईयर्स के बाद में सितंबर 1985 में जीन मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने इसके अवशेषों को खोज निकाला जो कि समुद्र के 12,600 फीट नीचे दफन थे।
आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये उसी टाइम की तस्वीरें हैं जब टाइटैनिक को पहली बार 73 साल बाद 73 ईयर्स के बाद में खोजा गया था। इसे एक खास किस्म का बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लग रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है हेलोमोनस टाइटेनिकी। इसका नाम भी टाइटैनिक के नाम पर रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह खा जाएगा और ये शिप पूरी तरह गायब हो जाएगा। भले ये शिप रहे ना रहे, लेकिन इस शिप की पॉपुलैरिटी हमेशा हमारे बीच में बनी रहेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1997 में बनी इस रियल इंसिडेंट के ऊपर एक फिल्म बनी थी टाइटैनिक, जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी कमाई के मामले में ये वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।